खबरों की दुनिया में यूं तो हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की खास कहानियां जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, शुरुआत करेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम की। कई बार अगर घर में खाना बनाते समय दाल पतली हो जाए, रूखी सूखी सब्जी बन जाए या रोटियां रूखी सूखी हो तो कहते हैं कि कैसा खाना बनाया है, क्या जेल जैसा खाना बना दिया है। जी हाँ, जेलों के खाने को लेकर अक्सर लोगों के मन में यही धारणा है कि जेल में कैदियों को परोसा जाने वाला खाना अच्छा नहीं होता, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। लेकिन आज हम आपको यूपी के फतेहगढ़ की एक जिला जेल में ले जाने जा रहे हैं, जहां के खाने की आजकल खूब चर्चा हो रही है। जी हाँ, यहाँ का खाना 5 स्टार होटलों से भी अच्छा है। जी हाँ, इस खाने को FSSAI ने 5 स्टार रेटिंग दी है। कैसे हुआ ये सब संभव, आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। साफ सुथरी सफेद यूनिफॉर्म में एप्रन और टोपी लगाकर किचन में खाना बनाते ये लोग किसी होटल के कुक या शेफ नहीं हैं, बल्कि ये अलग अलग अपराधों में सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल में बंद कैदी हैं। जिस करीने और सफाई से यहाँ पर स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना तैयार हो रहा है, उसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। इतना ही नहीं, इस जेल में भोजनालय को अत्याधुनिक बनाया गया है। खाना बनाने की प्रारंभिक प्रक्रिया का अधिकतर कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। हर दिन पाकशाला की साफ सफाई होती है और फिर भोजन पकाने की शुरुआत होती है। खाना बनाने वाले बंदियों और कुछ जेल के स्टाफ द्वारा हर कार्य की निगरानी की जाती है और इन्हीं उपलब्धियों के कारण भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने फतेहगढ़ की जिला जेल के खाने को ईट राइट कैंपस के अंतर्गत 5 स्टार रेटिंग प्रदान की है। इस प्रमाण पत्र को पाने वाली ये प्रदेश की पहली जिला जेल है, जिसके खाने की कई बार अचानक जांच करने के बाद ये प्रमाण पत्र दिया गया है। मुझे जो है यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, माननीय हमारे कारागार DG जेल सर श्री आनंद कुमार सर द्वारा कारागार की भोजन व्यवस्था में बहुत अधिक सुधार करने के निर्देश दिए गए थे। उसी के अनुक्रम में मैंने सबसे पहले कारागार की भोजन व्यवस्था पर ही फोकस किया। कुछ जरूरी परिवर्तन किए जाने थे, वो परिवर्तन किए गए। रोटी बनाने का जो तरीका था उसको चेंज किया गया और जो मशीनें ऑटोमेशन की, सारी मशीनों को मैंने क्रियाशील कराया। जहाँ खाना बनता है उस एरिया की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम किया गया। हमने मार्च में आकर के FSSAI का एक लाइसेंस लिया था। उस लाइसेंस में जो गाइडलाइन थी हमारी, जो FSSAI ने गाइडलाइन दी, हमने कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराई। जो बंदी खाना बनाते हैं हमने उनकी ट्रेनिंग कराई। हमने खुद भी ऑनलाइन ट्रेनिंग ली हुई है कि किस चीज़ का ध्यान देना है। विशेषकर हम जो रॉ मटेरियल लेते हैं वो भी हमारा जो सप्लायर है वो FSSAI लाइसेंस होल्डर है, जिससे हम सप्लाई लेते हैं। FSSAI के माध्यम से ही हमारा थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ। उसके बाद हमारी जब ये ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो गई तो अब हमें आकर के ये इसकी जो ईट राइट कैंपस के रूप में हमारा जो खाना है वो मान्यता प्राप्त हुआ और वो 5 स्टार रेटिंग हमें मिली है। जेल के कैदियों को अच्छा नागरिक बनाने के उद्देश्य से उनको ODOP योजना के अंतर्गत ब्लॉक पेंटिंग सहित कैदियों को कई तरह के प्रशिक्षण देकर पारंगत बनाया जा रहा है। किचन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि साहब, मैं ये जिला कारागार फतेहगढ़ की जो पाकशाला है वो पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ऐसी व्यवस्था जहाँ ना हो, जहाँ साफ सफाई और खाने की व्यवस्था। बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम जो कार्य कर रहे हैं कि वो सभी के पास तक उसकी सूचना खबर पहुँची जा रही है। किचन में खाना भी सही आता है, रोटी भी सही हुई है और साफ सफाई भी सही है और कपड़े लिखते में जो है वो भी सही है। सर, बहुत परिवर्तन है। पहले खा नहीं सकते थे, जितना लेते थे अब खा सकते हैं पेट भर के। जेल से छूटने के बाद इस जेल के कैदियों को अपना जीवन यापन करने में कोई असुविधा ना हो, जिससे मजबूरी में वो पुनः अपराध की दुनिया की ओर रुख ना करें,
इसके लिए उनमें कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। कैदियों की रचनात्मकता में सुधार के लिए जिला जेल में कैदियों द्वारा एक बैंड भी तैयार किया गया है। अक्सर जेल के कैदियों के खाने की आलोचना की जाती है, कभी गुणवत्ता को लेकर, तो कभी पौष्टिकता, तो कभी साफ सफाई को लेकर। लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जिला जेल इस मामले में एक नजीर साबित कर रही है। फतेहगढ़ से आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने जेल का खाना 5 स्टार होटल से भी बेहतर, किस तरह से स्वच्छता का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। और चलिए अब आपको एक और दूसरी जेल में लेकर चलते हैं। आपको लेकर चलते हैं मेरठ जिला कारागार में। यहाँ के बंदी भी अक्सर कुछ न कुछ खास करते रहते हैं, अपनी कौशल और कुशलता का परीक्षण देते रहते हैं। और इस बार ये लोग दिवाली के लिए कुछ खास कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि औरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इन टिमटिमाती झालरों ने दीपावली पर ना जाने कितने घरों को रोशन करने का बीड़ा उठाया है। ये रंग बिरंगी रोशनी बिखेरती छोटी छोटी लाइटें न जाने कितने लोगों को तिमिर से प्रकाश की ओर अनवरत यात्रा करने का संदेश देने के लिए तैयार है। पर इन सब में ऐसा खास क्या है जिसे लेकर हम आपके सामने रूबरू हैं? खास है इनको बनाने वाले। ये झालरें और एलईडी लाइटों को बनाने वाले हैं मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के बंदी। ये झालरें और लाइट्स जहां एक ओर यहाँ के बंदियों को हुनरमंद बना रही हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के विजन को भी मूर्त रूप देती नजर आ रही हैं। और अब तो खादी इंडिया और जेल प्रशासन के आउटलेट्स पर भी बंदियों द्वारा बनाया गया सामान उपलब्ध होगा। ये एलईडी बल्ब और झालर बंदी बना रहे हैं। ये एक ऊर्जा संरक्षण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसके तहत भी इन लोगों को रोजगार परक कार्यक्रम के तहत इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जो बंदी जिला कारागार मेरठ में जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसको मेरठ जेल प्रोडक्ट के नाम से जो भी आउटलेट होगा कारागार में वहाँ पर रखा जाएगा। इसके साथ साथ खादी इंडिया के जो शोरूम हैं पूरे भारत में, वहाँ पर भी इनको जन सामान्य के लिए उपयोग के लिए उस शोरूम पे भी रखा जाएगा, ताकि माननीय मोदी जी की जो परिकल्पना है खादी ग्रामोद्योग की, उसके माध्यम से समस्त भारत में जन सामान्य को जो जेलों में बंदियों द्वारा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं वो उपयोग में लाएं और उनका लाभ उठाएं। जेल प्रशासन के इस प्रयास से यहाँ पर लाइट्स और बिजली के अन्य सामान बना रहे बंदी भी खासे खुश नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पर झालर, एलईडी लाइट और बल्ब बनाते हैं, जिससे जैसे दिवाली आ रही है तो हमारे हाथ के बने हुए सामान से लोगों के घरों में उजाला होगा। और मैं यहाँ से निकलने के बाद भी यही एलईडी लाइट और झालर बनाने का काम करूँगा, क्योंकि मैं पूरा कारीगर हो चुका हूँ। और मैं जिला कारागार में प्रशासन के अधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूं, ताकि उन्होंने जो है जिला कारागार जैसी जगह पर भी हमें रोजगार प्रदान करने का अवसर प्रदान किया। मैं सबसे पहले जेल प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके माध्यम से हमारी जेल में एलईडी फैक्ट्री चालू हुई, जिसकी वजह से हमें 2 महीने की ट्रेनिंग ली गई और उस ट्रेनिंग में हम बहुत अच्छे कारीगर बन चुके हैं। और हमारा यही लक्ष्य है कि हम पूरे हिंदुस्तान में अपने हाथ की बनाई हुई एलईडीओ से पूरे हिंदुस्तान को रोशन करें। इस रोजगार परक ट्रेनिंग करने के बाद जब ये बंदी अपनी सजा पूरी करके समाज की मुख्य धारा में लौटेंगे तो उनकी पहचान एक हुनरमंद व्यक्ति के रूप में होगी, जो अपना रोजगार स्थापित करने के साथ ही दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा। मेरठ से संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विभिन्न अपराधों में सजा पाए लोगों को जेलों में बंद करने का एक मकसद ये भी है कि उनमें सुधार लाया जा सके, ताकि जब वो जेल से छूटे और समाज में आए तो समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकें, अपने लिए कुछ बेहतर कर सकें।
और इन्हीं का जीता जागता उदाहरण पेश कर रही हैं ये जेलें। इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद कुछ और अच्छी खबरें होंगी। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नव निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए NGO, CSO, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी EMI भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो। किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अब हम आपको मिलवाएंगे मुंबई की एक पति पत्नी की जोड़ी अद्वैत और उत्तरा खेर से, जो शहरों के कठोर जीवन और कंक्रीट के जंगलों को छोड़कर प्रकृति के बीच रहने के लिए चले गए ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सकें। वो एक छोटे से गांव में जाकर रहने लगे और उन्होंने वहां के झरने और पहाड़ों के बीच की सुंदरता उनको इतनी भाई कि उन्होंने चाहा कि क्यों ना इसे औरों के लिए भी सुगम और आसान बनाया जा सके। और यहीं से उन्होंने यूटोपिया फार्म स्टे बनाने की शुरुआत की। कैसे उन्होंने इसको बनाया और कैसा है ये यूटोपिया फार्म स्टे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रकृति के बीच अराजकता से दूर रहने की शांति और पारंपरिक जीवन जीने की परिकल्पना धीरे धीरे महाराष्ट्र के नासिक जिले में यूटोपिया फार्म स्टे में बदल गई। अद्वैत खेर और उज्ज्वला खेर पूर्व प्रसिद्ध मॉडल और पति पत्नी ने नासिक आने वाले अन्य लोगों के साथ सुकून की भावना को साझा करने की जरूरत महसूस की और पारंपरिक भारतीय तकनीकों के साथ एक जगह बनाने का फैसला किया। उन्होंने पारंपरिक तकनीकों के साथ सभी प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके एक पर्यावरण के अनुकूल होम स्टे बनाया है। नींव के पत्थर से लेकर ईंटों तक और मिट्टी से लेकर अंदरूनी हिस्सों तक हर पहलू के साथ इस फार्म स्टे को यथासंभव पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। इसे बनाने के लिए काली चीनी मिट्टी और पत्थरों से नींव फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग करके बहुत कम सीमेंट के साथ तैयार किया गया है। इसके बाद इसे प्राचीन नुस्खे यानी कि गाय के गोबर से लेपा गया है। घर का निर्माण कुछ इस प्रकार का है कि ये चिलचिलाती सर्दियों में गर्म और भीषण गर्मी में ठंडा रहता है। ये नासिक में भारी बारिश का भी सामना करता है। यहाँ पानी के उचित उपयोग और जल पुनर्भरण की भी व्यवस्था है। बिजली के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन इकाइयों के साथ पूरी तरह से प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल घर का निर्माण, ये सब विशेष रूप से कलात्मक दृष्टि से निर्मित इस फार्म स्टे का मुख्य आकर्षण है। I have been collecting antiques, artifacts, old doors, windows, jharukas, khidkis, right from Rishikesh up to Cochin for the last 30 years. So with this collection, we've gone and used authentic antiques. Needless to say, I mean, what you see in the room is we can't hide, nor can we make it again, nor can I repair it again. So those are original, authentic antiques which we have used. These came out of all these old homes in the country. So it's really been a very interesting journey for me to learn India, to understand India all the way from Haridwar to Cochin.
बोरियों में लिपटे पानी की इस्तेमाल की गई बोतलों को लैंप शेड का सुंदर रूप दिया गया है। संपत्ति में पुराने पुनः प्राप्त किए गए टुकड़े जैसे खिड़कियां और झरोखा भी हैं, जो पिछले 30 वर्षों में अद्वैत ने राजस्थान, कोचीन और महाराष्ट्र की अपनी यात्राओं से एकत्र किए हैं। खेत के लिए एक कुआं है और पीने और नहाने के पानी के लिए एक बोरवेल है। फार्म स्टे के भूरे पानी का उपयोग खेतों में किया जाता है। यहाँ का अनुभव वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ प्रकृति के करीब रहने के साथ साथ कई देशी और विदेशी खेल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। क्षेत्र में खाना पकाने के लिए जैविक उत्पादों का उपयोग किया जाता है। कोई रासायनिक उर्वरक नहीं, फसलों के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। अद्वैत खेर द्वारा लकड़ी का सामान बिना पेड़ों को काटे जंगल में घूमने से या फिर वन विभाग की नीलामी से गिरे हुए पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। अद्वैत खेर ने पूरे फार्म स्टे और क्षेत्र को खुद डिजाइन किया है और उन्होंने अप्रैल 2017 से केवल 8 मजदूरों और 1 बढ़ई के साथ सिर्फ 7 महीनों में इसे तैयार किया है। अब ये दंपति इस कला को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए वो क्षेत्र के अन्य ग्रामीणों को अपने मॉडल की नकल करने और बेहतर आय अर्जित करने के लिए इस प्रकार का फार्म स्टे बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। नासिक से अनिल वैद्य और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बेहतर करने का जुनून हमेशा ही लोगों को औरों से जुदा और खास बनाता है। क्या कभी आपने सोचा होगा कि कोई व्यक्ति अपनी जेब में कलर और पेन लेकर चले, ब्रश लेकर चले और जगह जगह दीवारों पर, घरों पर नंबर प्लेट लिखता चले? जी हाँ, आज हम आपको मिलवाएंगे जयपुर में सेवानिवृत्त दूरसंचार विभाग के कर्मचारी चंद्रभान से, जो 30 सालों से ये काम कर रहे हैं। घर के बाहर जाते हैं और जिसके घर पर नाम नहीं लिखा होता है, घर का नंबर नहीं लिखा होता है, वहां नाम और नंबर लिख देते हैं। कैसे कर रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये है जयपुर में दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी चंद्रभान, जो एक अनूठी पहल के साथ आगे आए हैं। दरअसल चंद्रभान को सेवा काल में मकानों पर प्लॉट नंबर नहीं लिखे होने के कारण डाक देने में काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद चंद्रभान ने इस परेशानी का हल निकालने की सोची। चंद्रभान जयपुर में इस समस्या के समाधान के लिए पिछले 30 सालों से लोगों को अपने मकान का प्लॉट नंबर लिखवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और देखिए, चंद्रभान की कोशिश रंग ला रही है। लोग चंद्रभान की इस मुहिम से जुड़कर मकान के प्लॉट नंबर लिखवाने में मदद कर रहे हैं। मैं पीएनटी में था, मुझे डाक बांटने में बड़ी परेशानी आती थी। कई जगह मकानों पर नंबर नहीं होते थे, तो फिर दूसरी जगह मकान पे पूछते थे, जब सब में बर्बाद हो जाता फिर वो कहते ये पास वाला मकान है। सेवानिवृत्ति बाद भी सेवा जारी है। अपने पैसे से बोर्ड बनवाता हूँ, लोगों को इकट्ठा करता हूँ, जागरूक करता हूँ, आप मकान के बाहर नंबर लिखें। चंद्रभान की लगन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने साथ हर समय रंग रखते हैं और जहां भी आवश्यकता होती है वहां प्लॉट पर नंबर लिख देते हैं। चंद्रभान की भावना और लगन की लोगों ने सराहना की है। हमारे मकान पे प्लाट नंबर नहीं था, तो हमने चंद्रभान जी अंकल के कहने पर अपने मकान के बाहर अपना प्लाट नंबर लिखवाया, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। जैसे ऊपर वाला, कोई रिश्तेदार, कोई भी आता है अननोन, उसको भी पता पड़ना चाहिए कि ये किसका मकान है। चंद्रभान निट्टा जी हैं, जो सबको सलाह देते हैं कि मकान बनाने के बाद, पेंट करने के बाद अपने मकान नंबर जरूर लिखें, ताकि किसी को भी मकान ढूंढने में असुविधा नहीं हो। जयपुर के जवाहर नगर और राजा पार्क के लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घरों पर मकान नंबर लिखवा लिए हैं। चंद्रभान की लगन से न केवल मकानों को पहचान मिल रही है, बल्कि इससे बाहर से आने वाले लोगों को भी मकान ढूंढने में आसानी हो रही है। जयपुर से कमल योगी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चंद्रभान की ये मुहिम रंग ला रही है और चंद्रभान की इस मुहिम में अब और लोग भी उनका साथ दे रहे हैं।
अच्छी खबरों के इस सफर को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Ayush has set up an export promotion council. पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach, the market size for Ayush streams, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sova Rigpa and Homeopathy, has crossed over $18.2 billion, growing at 17% every year. The Ayush Excel will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters. It will facilitate the promotion, publicity and exports of India's Ayush for global good and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine. Ayush Excel shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory. पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। जिंदगी को बेहतर बनाने, अपनी सोच में परिवर्तन लाने और अपनी जीवन शैली को सुधारने के लिए शिक्षा से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। शिक्षा कभी भी बंदिशों की मोहताज नहीं रही है और इसी का जीता जागता उदाहरण पेश कर रहे हैं गुजरात के दाहोद जिले के नेत्रहीन शिक्षक हेतल कुमार। हेतल कुमार घर घर जाकर लोगों को, बच्चों को, वंचित तबके के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं सब, देखिए ये खास रिपोर्ट। इरादे मजबूत हों तो दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं। इसी को चरितार्थ कर रहे हैं दाहोद जिले के हेतल भाई, जो खुद खुली आंखों से इस दुनिया को देख तो नहीं सकते, लेकिन वो सपना देखते हैं न्यू इंडिया का, वंचित तबके के बच्चों को अंधकार से निकालने का, और इसीलिए वो इन बच्चों के जीवन में शिक्षा रूपी उजाला लाने का काम कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में लॉकडाउन लगा था, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि स्कूल बंद थी लेकिन शिक्षा बंद नहीं थी। हमारे गुजरात के गवर्नमेंट का ये स्लोगन था कि स्कूल बंद लेकिन शिक्षा बंद नहीं है। तो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए हर गली मोहल्ले में, उनके एरिया में जा के पढ़ाते थे। हालांकि ये बहुत इंटीरियर एरिया है, यहाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, कुछ छोटे बड़े डूंगर है, उसको पार करके भी कभी कभी जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ विलेज के जितने भी लोग हैं ना, बहुत सपोर्टिव है, तो उनकी मदद से मैं जैसे तैसे भी वहाँ पहुँचता था और बच्चों को वहाँ जा के पर भी मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता था कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। तो मैं अपनी तरफ से ये तो हमेशा लगा रहता हूँ कि अगर कोरोना है तो भी क्या और नहीं है तो भी क्या, क्योंकि हमारा तो एक ही मकसद है, बच्चे पढ़ना चाहिए। तो बस यही मकसद से और ईश्वर की कृपा से मैं काम कर रहा हूँ। दरअसल केमिकल फैक्ट्री में काम करने के दौरान एक ब्लास्ट में हेतल भाई ने अपनी आंखें गंवा दी। ऐसे हादसों के बाद अक्सर लोग निराश हो जाते हैं, पर हेतल भाई ने अपने अंदर हिम्मत का एक नया जज्बा पाया कि दुनिया में हार नहीं माननी है। कोरोना काल में जब ग्रामीण इलाके के वंचित तबके के बच्चों के लिए शिक्षा पाना मुश्किल हो रहा था,
तब हेतल भाई ने बीड़ा उठाया इन बच्चों को पढ़ाने का। इसके लिए इन्हें एक दोस्त का साथ मिला। दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर वो बच्चों के घर घर जाते और उन्हें पढ़ाते। अंधकार से उजाले की ओर बढ़ती इन मासूम बच्चों की जिंदगी में कई बदलाव आए हैं, जो केवल पढ़ते नहीं हैं, बल्कि अपने शिक्षक से हर दिन जीवन को सकारात्मक रूप से जीने की नई प्रेरणा भी लेते हैं। और दिव्यांग होने के बावजूद भी वह अन्य शिक्षकों की तरह अपना शैक्षणिक कार्य करवाते हैं, साथ में बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा देते हैं। कोरोना महामारी के वक्त भी वह अपने जो इलाका है वो इलाके में जाके खुद बच्चों के घर पे जाके एजुकेशन का काम करते थे। साथ साथ में उन्होंने अच्छा कार्य किया और हमारे जब स्कूल रेगुलर होता है तो रेगुलर स्कूल में भी वह अच्छी तरह पढ़ाई करवाते हैं और बच्चों को बहुत मजा आता है। इस काम में उन्हें अपनी दिव्यांग मां का भी साथ मिला। वो अपने बेटे के इस कदम से गौरवान्वित महसूस करती हैं। अपनी बंद आंखों से दुनिया के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने वाले हेतल भाई शिक्षा के प्रति जुनून से सदैव ही लोगों को प्रेरणा देने का काम करते रहते हैं। दाहोद से जिग्नेश नायक के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में कौशल अपार है, प्रतिभा अपार है, बस जरूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिला है, उन्होंने कुछ न कुछ अच्छा और खास करके दिखाया है। आपसे भी अपील है कि आप भी कुछ न कुछ अच्छा करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।